परफेक्ट कंपटीशन ये टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा हमने देखा कि एक पर्टिकुलर प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सिंगल प्राइस, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन अगर पूरी होती है तो उस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। फिर अभी हम आज के लेक्चर में एक दूसरे प्रकार का मार्केट डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली, इसमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मोनोपोली, मोनो एंड पॉली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। सो ऑब्वियसली मोनोपोली की मीनिंग क्या होगी? इट इज अ मार्केट सिचुएशन और स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। मतलब पूरे मार्केट में जहां पर एक ही सेलर होता है, उस प्रकार के मार्केट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। तो मोनोपोली दो शब्दों से बना है, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर। सो मीनिंग एकदम क्लियर है, इजी है, that monopoly is a market situation where there is a single seller in the market। पूरे मार्केट में जब एक ही सेलर होता है, उस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। और जो सेलर होता है इकलौता, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्ट। दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्ट। क्लियर है इतना सबको? मोनोपोली की मीनिंग एकदम क्लियर है सबको? मोनोपोली की मीनिंग में कोई डाउट्स? नेक्स्ट, अब इसमें क्या फीचर्स होते हैं? मोनोपोली में क्या फीचर्स होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि अपने परफेक्ट कंपटीशन के अपने एक फीचर्स होते हैं, वैसे मोनोपोली के भी अपने फीचर्स हैं। जैसे मोनोपोली में मीनिंग में ही एक फीचर छिपा हुआ है, दैट इज सिंगल सेलर। पूरे मार्केट में एक ही सेलर, सिंगल सेलर होता है। देन सेकंड फीचर इज प्राइस मेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सेलर होता है, ही इज द प्राइस मेकर। वो प्राइस खुद अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ही में डिसाइड द प्राइस हाइयर और लोअर, क्योंकि पूरे मार्केट में उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे तो प्राइस ज़्यादा डिसाइड कर सकता है, चाहे तो कम कर सकता है। क्योंकि अगर उसने ज़्यादा भी प्राइस डिसाइड किया तो भी कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। लेकिन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन से इसकी तुलना करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा था? परफेक्ट कंपटीशन में ईच जो फर्म थी, वो फर्म कैसी थी? प्राइस टेकर। ईच फर्म वाज प्राइस टेकर। जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया था, वही प्राइस हर फर्म को, उस प्राइस पर हर फर्म को अपने जो कमोडिटीज हैं उसको बेचना जरूरी था। कहाँ पर? परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में वैसा नहीं है। मोनोपोली में वो अपने हिसाब से प्राइस ज्यादा भी रख सकता है और कम भी रख सकता है। ठीक है, क्लियर है? सो मोनोपोली में ही इज द प्राइस मेकर, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर था। देन एक और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली में कि फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। मोनोपोली में हमने देखा कि मीनिंग में ही क्या देखा हमने कि मार्केट में एक ही सेलर होता है। मार्केट में एक ही सेलर होता है, मतलब वही सेलर है और वही क्या है? इंडस्ट्री है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि फर्म और इंडस्ट्री क्या है? अलग अलग है। जो फर्म्स होती है उसको कलेक्टिवली ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। एक प्रकार का बिजनेस करने वाली जो फर्म्स होती है, उसका ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है ना, जैसे एसीसी, अंबुजा, मानिकगढ़, ऐसे 10 कंपनियां हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सीमेंट इंडस्ट्री, तो सभी 10 कंपनी अगर है तो 10 कंपनी मिला के इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसमें से एक एसीसी या मानिकगढ़, तो मानिकगढ़ एक फर्म है, एक फर्म है, ठीक है, जो सीमेंट बेचती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो एक ही प्रकार का बिजनेस करने वाली जो फर्म्स होती है उसको कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में अकेला ही वो क्या है? एक ही दुकान है पूरे मार्केट में, एक ही फर्म है, तो वही फर्म है, वही क्या है? इंडस्ट्री। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री इन केस ऑफ मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग था, तो हमने पहले ही देख चुके हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या है? फर्म और इंडस्ट्री दे आर सेम। देन मोनोपोली में और एक फीचर है कि रिस्ट्रिक्शन टू न्यू एंट्री। वो किसी को भी किसी भी नए फर्म को मार्केट में आने
नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई नया नया फर्म या कोई नया दुकानदार आ गया मार्केट में, तो क्या होगा, उसका जो सेल्स है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले अकेले था पूरे मार्केट में, तो जितने भी बायर्स थे उसको उसी सेलर के पास आना जरूरी था। लेकिन अगर कोई दूसरा तीसरा तीसरा सेलर आ जाता है मार्केट में, फर्म आ जाती है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं, तो एक का जो सेल्स है वो कम हो जाएगा। तो वो मोनोपोलिस्ट जो है वो ये पहचानता है, जानता है कि कोई नया अगर मार्केट में आ जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगी, उसका सेल कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो इसलिए वो क्या करेगा कि नए फर्म्स को एंट्री करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा, इजीली किसी और को आने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको मोनोपोली के फीचर्स? इसमें कोई डाउट्स? नो सर। ठीक, अब इसके बात का नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या क्या हमको मोनोपोली में देखना है। तो मोनोपोली में और एक इम्पॉर्टेंट एक फीचर होता है, वो फीचर है कि एक शब्द आता है यहाँ पर मोनोपोली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो भी इसके फीचर्स में आता है मोनोपोली के। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली के। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज, अब ये जो शब्द है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ये शब्द की मीनिंग है भेदभाव करना। ये डिस्क्रिमिनेशन ये जो शब्द है इसी की मीनिंग है भेदभाव करना, और उसके आगे नाम क्या है? प्राइस, मतलब प्राइस में भेदभाव करना। ये एक मेन फीचर है मोनोपोली की। प्राइस में भेदभाव करना मतलब क्या कि एक ही प्रकार की कमोडिटी दो या अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचना। अब इसमें देखो सिचुएशन कैसी है मोनोपोली में कि पूरे मार्केट में एक ही सेलर है, ठीक है, जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी बायर है, उसको इसी एक दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। अब ये जो मोनोपोलिस्ट है वो किसी को 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दे सकता है, किसी को 10 रुपए की चीज 12 में दे सकता है, किसी को 10 रुपए की चीज 9 रुपए में भी दे सकता है। मतलब एक ही प्रकार की कमोडिटी को अलग अलग प्राइस में वो बेच सकता है। अब जो बायर्स है वो बायर्स को भले पता भी है कि भाई हमको 10 रुपए की चीज 12 में बेच रहा है, तो भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरे मार्केट में एक ही दुकानदार है। तो ये इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है प्राइस में, ये मोनोपोली के समय ही पॉसिबल है। बाकी किसी भी प्रकार के मार्केट सिचुएशन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? तो द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम काइंड ऑफ कमोडिटी टू डिफरेंट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट रेट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही प्रकार की कमोडिटी अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस में बेचना, इसी को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है इतना सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, और ये केवल मोनोपोली में हो सकता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा कि सिंगल प्राइस होती है। सिंगल प्राइस मतलब 10 रुपए को डिसाइड करके दिया इंडस्ट्री ने प्राइस को, तो हर फर्म को 10 में ही बेचना पड़ेगा। वो उसमें हमने देखा था वो 9 भी करके देखता है तो भी लॉस है, 10 से 11 करके देखता है तो भी लॉस है। तो उसको वहाँ पर कोई सिंगल प्राइस के सिवा और कोई प्राइस नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्राइस मोनोपोली डिसाइड कर सकता है, बिकॉज ही इज द ओनली सेलर। ठीक है, क्लियर है? सो और एक है इसमें कि जो मोनोपोली होता है वो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो नॉर्मली या तो प्राइस डिसाइड करता है या तो आउटपुट डिसाइड करता है। मतलब क्या कि कितना बेचना है, या तो ये आइदर ही डिसाइड द प्राइस और ही डिसाइड द आउटपुट। मतलब कितना बेचना है, कितना उसके पास गुड्स है, या तो वो डिसाइड करेगा या तो प्राइस डिसाइड करेगा। क्योंकि एक डिसाइड करने से दूसरा अपने आप डिसाइड हो जाता है। क्योंकि अगर उसको पता है कि उसके पास कम गुड्स अवेलेबल है तो वो प्राइस बढ़ा देगा, जिसको खरीदना है खरीदे। मतलब ज़्यादा प्राइस की वजह से आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर आउटपुट इतना बेचना है तो प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाती है। सो नॉर्मली ही डिसाइड आइदर द प्राइस और द आउटपुट। नॉर्मली इस प्रकार से मोनोपोली में होता है। तो मेन फीचर्स हमने देख लिए कि मोनोपोली की मीनिंग क्या है। इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। पूरे मार्केट में जहाँ पर एक ही सेलर होता है, उस प्रकार के मार्केट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। और जो अकेला सेलर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्ट। फिर हमने देखा फीचर्स में नंबर 1, ओनली वन सेलर इन द मार्केट, सिंगल सेलर इन द मार्केट, ही इज द प्राइस मेकर, फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम, एंड देयर इज
सम रिस्ट्रिक्शन टू न्यू एंट्री वो होने नहीं देता। और भी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का। यहाँ तक हमने मीनिंग और फीचर समझ लिए हैं। अभी हम देखेंगे कि मोनोपोली के टाइप्स क्या हैं। मोनोपोली की मीनिंग हम समझ गए कि पूरे मार्केट में एक ही सेलर होता है, और आ, वो जो सेलर है वो प्राइस डिसाइड करता है एंड ही इज द प्राइस मेकर। बाद में हमने उसके फीचर्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की मोनोपोली, अलग अलग प्रकार की, जिसको हम एकाधिकार एकाधिकार कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की मोनोपोली कौन सी है। उसमें सबसे पहले टाइप आता है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है निसर्ग की वजह से, नेचर की वजह से कुछ मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, गॉड गिफ्टेड जिसको हम कह सकते हैं, कि जो नेचर की वजह से कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज कोई कमोडिटी किसी एक पर्टिकुलर भूभाग में या देश में मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अगर बात करें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम सबको पता है कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़मीन के अंदर से ही निकलते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हम जिसको कच्चा पेट्रोलियम तेल या कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, तो ज़मीन के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका फिर बाद में रिफाइन करके उसी में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें निकलती है। तो ये जो अब किसी को भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए है तो उन लोगों को अरब कंट्रीज के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तेल के भंडार सबसे ज़्यादा उसी पर्टिकुलर भाग में, ज़मीन के अंदर में वो पाए जाते हैं। तो मतलब क्या कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये अरब कंट्रीज़ का क्या हो गया, एक प्रकार की मोनोपोली हो गई। क्योंकि किसी को भी अगर खरीदना है तो किसी को भी अगर खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं देशों के पास उनको जाना पड़ेगा। किसी को डाउट्स कुछ पूछ सकते हैं? हाँ। सर ये रिपीट कीजिए। कौन सा? नेचुरल मोनोपोली। सर नेचुरल हाँ, अब देखो मोनोपोली। मोनोपोली की मीनिंग क्या है कि पूरे मार्केट में जहाँ पर एक ही सेलर होता है, वो प्रोडक्ट बेचने वाला और कोई नहीं है, उस कंसेप्ट को कहते हैं मोनोपोली। अभी हम बात कर रहे हैं कि मोनोपोली के टाइप्स कौन से, किस किस प्रकार से इस प्रकार की मोनोपोली क्रिएट होती है। तो यस पहला प्रकार हम देख रहे हैं, पहला टाइप हम देख रहे हैं नेचुरल मोनोपोली, कि यस इस प्रकार का एकाधिकार, इस प्रकार की मोनोपोली नेचर की वजह से, जैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया। अब पेट्रोलियम हाँ प्रोडक्ट्स अब जमीन के अंदर से निकलता है, कहीं भी जमीन हम खोदेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे। वो एक नहीं पर्टिकुलर भाग में ही वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वो अरब कंट्री यस जो है, इराक, ईरान, वो जो भाग है, दुबई, वो पर्टिकुलर बेल्ट जो है जमीन, वहां पर ही वो जमीन के अंदर से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है। मतलब क्या कि यस अगर किसी भी देश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए तो उनको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इन अरब कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा पेट्रोल खरीदने के लिए, क्योंकि और तो कहीं ज्यादा मिलता नहीं है। तो ये अरब कंट्री का क्या होगा, एक प्रकार की मोनोपोली होगी, वो यस सर। किसी को भी कम ज्यादा रेट में उसको बेच सकते हैं। सो अच्छा दिस टाइप ऑफ मोनोपोली जो नेचर की वजह से। अब जमीन के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे आया, आप लोगों को अगर पता होगा थोड़ा सा जनरल नॉलेज, तो हाँ आपको बताता हूँ कि जमीन के अंदर से पेट्रोल का, किसी को कोई इसके बारे में जानकारी कि जमीन के अंदर से ही वो पेट्रोल उस पर्टिकुलर भाग में ही क्यों पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल उसको हम कहते हैं, कच्चा तेल, ये हाँ हजारों लाखों सालों पहले जंगल थे, बड़े बड़े जानवर थे। तो कुछ भूकंप या इस प्रकार की घटना हुई तो वो पूरा जंगल, वो पूरे जानवर वो जमीन के अंदर चले गए। और हाँ जमीन के अंदर जाने की वजह से हजारों लाखों साल प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वो सभी जो जंगल है, जानवर जो जमीन के अंदर थे, वो सभी सड़ गल के उसका अभी क्रूड ऑयल निकल रहा है। अच्छा इसीलिए ठीक। वो हाँ जहां सर। पर ये घटना हुई वहीं पर ये सब चीजें पाई जाती है। ठीक है। ठीक अब ये जो मोनोपोली क्रिएट हुई है, ये नेचर की वजह से हुई है ना। किसी फैक्ट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके जमीन के अंदर नहीं डाला गया है, वो नेचर की नहीं वजह से हुआ है। जहां जहां ऐसी यस घटनाएं हुई हैं वहीं वहीं पर आपको ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यस या तो ये तो अरब कंट्रीज में, या कुछ समुद्र के भाग में है, या कुछ अमेरिका के कुछ भाग में, ऐसे कुछ स्पेसिफिक जगह है, वहीं से ही ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो वो नेचर की वजह से। तो अच्छा ऐसे कुछ मोनोपोली होती है जो नेचर की वजह से हो। जैसे एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ, तो एक तो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देख लिया, दूसरा हम बात करते हैं कि केशर, केसर जिसको हम कहते हैं। तो केशर जो, आपको पता है ना, केशर लाल कलर का दूध में डाल के लिया जाता है।
तो वो जो कश्मीर। केसर, हाँ केसर, तो वो जो सैफरॉन होता है, वो सैफरॉन केसर पर्टिकुलर फूल की फूल से निकाला जाता है उसको। वो हाँ। फूल वो फूल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर लगता है, जमीन लगता है, प्रेशर लगता है, वहीं पर वो फूल पैदा होते हैं, वहीं से वो सैफरॉन या केसर, ओरिजिनल केसर निकाला जाता है। और वो पर्टिकुलर भाग अफगानिस्तान, कश्मीर, वो भागों में ही वो टेम्परेचर, वो मिट्टी और वो वातावरण होता है जहाँ पर इस प्रकार के फूल पैदा होते हैं। अब नेचुरली है कि केसर, सैफरॉन किसी को चाहिए होगा तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं भी लगाएंगे तो वो होगा नहीं, यस। है ना। तो दैट इज ऑल्सो मोनोपोली। तो ऐसी मोनोपोली जो नेचर की वजह से हुई है। आप अच्छा। हापुस आम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रत्नागिरी या देवगढ़ी, है ना। तो रत्नागिरी का जो बेल्ट है, वहीं पर उस प्रकार के हापुस आम होते हैं, क्योंकि उसको जो मट्टी लगती है वो वहीं पर है। तो वहाँ पर हापुस आम की मोनोपोली है। मतलब क्या कि नेचर की वजह से अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के मामले में इस प्रकार से मोनोपोली क्रिएट जब हो जाती है, दैट मोनोपोली इज कॉल्ड एज नेचुरल मोनोपोली, इट इज ओनली मोनोपोली। ड्यू टू नेचर। ये हो गया पहला प्रकार। सेकेंड इज लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली, नियम की वजह से किसी कंपनी को एक मोनोपोली दी जाती है, एक अधिकार दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप दवाई का दे सकते हैं, कोई दवाई, है ना, कोई दवाई बीमार हो गया तो दवाई हम लेते हैं, तो वो दवाई देने से ठीक हो जाते हैं। अब वो दवाई बनाने का एक फार्मूला होता है, वो पर्टिकुलर केमिकल उस कंपोजिशन में मिलाए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर ड्रग या दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है। अब वो जो मेडिसिन का जो फार्मूला है, वो फार्मूला बनाने के लिए बहुत साल लगते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो फार्मूला बनता है उस मेडिसिन का। तो नेचुरली जिस कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये फार्मूला बनाया दवाई का, उन्हीं को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो उसका फायदा उसी कंपनी को मिलने के लिए उसका पेटेंट कॉपीराइट कराते हैं। और पेटेंट कराने से वो जो पर्टिकुलर दवाई है उसमें जो फार्मूला में बनाया गया है, वो फार्मूला और कोई दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती, दूसरी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती। अगर दूसरी कंपनी में उसको कॉपी कर लिया, तो जो कंपनी ने मेहनत किया था, उनको तो कुछ भी दिमाग लगा के सालों मेहनत करके उन्होंने जो रिसर्च करके बनाया था, उनको कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इजंट इट। तो जिस कंपनी ने मेहनत किया है उसी को उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके लिए क्या कर देते हैं, नियम के अनुसार पेटेंट उस कंपनी को एक एकाधिकार दे देते हैं कि भाई इसका फार्मूला आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई कंपनी को इस्तेमाल करना है तो इस कंपनी की पहले परमिशन लेना पड़ेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली विच इज क्रिएटेड ड्यू टू लॉ, नियम की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड एज लीगल मोनोपोली। तो दवाई का पेटेंट हो गया, या इवन किताबें, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो फ्रंट अगर इनर पेज पे देखेंगे तो वहाँ पे कॉपीराइट लिखा रहता है, तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि आप इसके कंटेंट्स कॉपी नहीं कर सकते, जेरोक्स नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। तो वैसे ही आप कोई भी कमोडिटी खरीदेंगे, तो कमोडिटी अगर जब हम खरीदते हैं तो उसका जो नाम होता है वो नाम भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल डेल, ये जो नाम है ये और कोई कंपनी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो नाम रजिस्टर्ड है उस कंपनी के नाम से, वो नाम और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जब क्रिएट की जाती है नियम की वजह से मोनोपोली, दैट इज कॉल्ड एज लीगल मोनोपोली। क्लियर है, अभी तक हमने दो मोनोपोली देख लिया, एक जो नेचर की वजह से क्रिएट होती है, दूसरा जो लॉ की वजह से क्रिएट होती है, दैट इज लीगल मोनोपोली। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दीज आर ऑल लीगल मोनोपोली। वो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं उस पर्सन को जिसने मेहनत किया था, और उसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यही इंटेंशन से एक एक राइट दिया जाता है, एक अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल मोनोपोली। क्लियर इतना सबको, मोहित? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस। थर्ड है मोनोपोली, थर्ड टाइप की मोनोपोली है सोशल मोनोपोली। देखो, हमेशा ही मोनोपोली केवल फायदे के लिए नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट खुद कभी कभी मोनोपोली क्रिएट करती है, गवर्नमेंट खुद मोनोपोली क्रिएट करती है कि लोगों को सर्विसेज मिलनी चाहिए रीजनेबल प्राइस पे।
जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे का जो टिकट है, ये जितने भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम रेट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए। तो उसमें रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये होती है कंपनियां, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसके प्राइसिंग कम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के उसको अपने कंट्रोल में रखा है ताकि इसका बिल या इसका जो प्राइस है बढ़े नहीं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट हाथों में चला जाए तो उसके रेट और बढ़ सकते हैं और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसका पूरी तरीके से उसका प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं किया है, सो दैट जो गरीब लोग हैं उनको इसके कम से कम रेट में उनको मिनिमम ये सर्विसेज मिलना चाहिए। सो दैट मोनोपोली इज कॉल्ड एज सोशल मोनोपोली, जहाँ पर सोशल बेनिफिट हो, जहाँ पे गरीब लोगों का बेनिफिट हो, ये इंटेंशन से इस प्रकार की मोनोपोली क्रिएट की जाती है। तो दैट मोनोपोली इज कॉल्ड एज सोशल मोनोपोली। देन वॉलंटरी मोनोपोली, जहाँ पर स्वेच्छा से कुछ दुकानदार एकत्रित होते हैं और एक मोनोपोली दिखने के लिए 4 दुकानें अलग है, लेकिन उन्होंने आपस में अरेंजमेंट किया है कि भाई कोई भी प्राइस कम नहीं करेगा, कोई भी प्राइस कम नहीं करेगा। अगर 200 रुपये प्राइस है तो किसी भी दुकान पे कंज्यूमर जाएगा तो 200 में उसको बिकना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मोनोपोली। इस प्रकार की मोनोपोली कभी कभी इलीगल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि जो जैसे तिब्बती लोग स्वेटर बेचते थे पहले नागपुर में, तो पहले बहुत बार्गेनिंग होती थी। 500 का स्वेटर है तो कोई 300 में देता था, कोई इस प्रकार से बार्गेनिंग होती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई कोई भी प्राइस कम नहीं करेगा। स्वेटर एक प्रकार का स्वेटर है, उसकी कीमत अगर 700 रुपये रखी गई है तो हर व्यक्ति उसको 700 में बेचेगा, क्योंकि कंपटीशन करने से उन्हीं को नुकसान होगा आपस में। तो कंज्यूमर के पास अगर ये 2-3 ही ऑप्शन है तो कंज्यूमर के पास कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा वो। तो आपस में कॉम्पिटिशन करने की बजाय हम आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं और प्राइस कम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मोनोपोली। कभी कभी इसको कार्टेल भी कहते हैं। तो इसमें कभी कभी इलीगल होता है और कभी कभी इसमें कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। देन सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का मतलब है कि जहाँ पर पूरे मार्केट में एक ही दुकानदार है और वो सभी को एक ही रेट में एक ही गुड्स में एक ही प्राइस में गुड्स बेच रहा है। अगर 10 रुपये वो बेच रहा है तो कोई गरीब है तो भी उसको 10 रुपये में बेचेगा, कोई अमीर है तो भी उसको 10 रुपये में बेचेगा। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगा वो, एक उसने प्राइस डिसाइड कर दिया है, उस प्राइस पे वो सब बेचेगा। दैट इज सिंपल मोनोपोली। देन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मैंने पहले में नहीं बताया आपको। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या है? भेदभाव करना। मतलब वो किसी को वो कमोडिटी महंगे में दे सकता है, किसी को सस्ते में दे सकता है। दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। मतलब एक ही वस्तु को ज़्यादा कम प्राइस में दे सकता है। दिस काइंड ऑफ मोनोपोली इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। क्लियर है इतना आप लोगों को टाइप्स? यस सर। मीनिंग क्या समझे आप लोग मोनोपोली की? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली की मीनिंग बता सकते हैं कोई भी? सिंपल, व्हाट इज मोनोपोली? मोहित, दीक्षा, कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं मोनोपोली की मीनिंग। सर मोनोपोली का मतलब है सर, जो लाइक जो सेलर है वो अपनी कम्युनिटी को किसी भी रेट में दे सकता है। लाइक किसी को नहीं, सिर्फ मोनोपोली की मीनिंग। सर मोनोपोली मीन्स सिंगल हाँ। सेलर, जो हम लोग मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट पूरे मार्केट जो इंडस्ट्री रहती है उसमें जो एक ओनर रहता है, पूरे मार्केट में एक ही सेलर होता है, isn't it? जहाँ पर पूरे मार्केट में एक ही सेलर होता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मतलब सिंगल सेलर। पूरे मार्केट में जहाँ सिंगल सेलर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोपोली। ठीक है। फिर बाद में हमने फीचर्स देखा, बाद में हमने टाइप्स ऑफ मोनोपोली देखा। इतने टॉपिक्स हमने आज के इसमें क्लियर कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो जब हम फीचर्स देख रहे थे तब फीचर्स में हमने देखा कि
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं। म्यूट करो बेटा, धनश्री म्यूट करो। शिवानी तुम भी म्यूट करो। शिवानी, हाँ। हम जब फीचर्स डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली के, तब हमने एक इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस किया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और तब मैंने आपको मीनिंग बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम काइंड ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर। मतलब एक ही प्रकार की वस्तु अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचना, इसी को हमने क्या कहा था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब 10 रुपए की कोई कमोडिटी है, 10 रुपए की चीज किसी को 12 में बेचना, किसी को 10 में बेचना, किसी को 8 में बेचना, मतलब भेदभाव करना प्राइस में, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये केवल कौन कर सकता है? ये केवल और केवल मोनोपोली ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरे मार्केट में वो अकेला सेलर है। क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. Price discrimination is what? Price discrimination is charging different prices for the same kind of commodities। एक ही प्रकार की कमोडिटी के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस वसूल करना या अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसी को क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है सबको? अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइस में, ये जो प्राइस कम ज्यादा, किसी को 10 में बेच रहा है, किसी को 12 में बेच रहा है, किसी को 8 में बेच रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इसके अलग अलग बेस होते हैं, अलग अलग आधारों पर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला प्रकार इसमें आ जाता है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर व्यक्ति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक अच्छा डॉक्टर है, उसके पास 3 पेशेंट्स गए। पहला पेशेंट बहुत अमीर था, कार से उतरा, दूसरा मिडिल क्लास था, तीसरा बहुत ही गरीब था, रिक्शा चालक था। अब नॉर्मल वो डॉक्टर की फीस फॉर एग्जांपल 200 रुपये है। अब ये जो डॉक्टर है तीनों को सेम ट्रीटमेंट, तीनों को सेम डायग्नोसिस कर रहा है, लेकिन वो चाहे, अगर डॉक्टर चाहे तो 3 ये जो पेशेंट है अलग अलग, वो तीनों से अलग अलग फीस ले सकता है। ये उसका अधिकार है कि किससे कितनी फीस लेना। तो हो सकता है कार वाले से पूरी फीस लेके कि भाई अच्छा कोई पूरे पैसे दे सकता है, अफोर्ड कर सकता है, इसलिए डॉक्टर से पूरी फीस ले सकता है। जो मिडिल क्लास है उससे वो हो सकता है 100 रुपये ले, या जो बहुत गरीब है तीसरा व्यक्ति, उससे हो सकता है कि वो 10 रुपये ले या 20 रुपये ले। अब देखो, डॉक्टर जब डायग्नोस करता है, चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, नाड़ी चेक करता है, तो पूरा तीनों का सेम करेगा, वो तीनों का डायग्नोसिस सेम करेगा, तीनों को सेम चेक करेगा, सेवा तो एक ही दे रहा है वो, लेकिन उसके बदले में जो फीस चार्ज कर रहा है वो अलग अलग चार्ज कर रहा है। सो दैट इज पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर व्यक्ति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है इतना सबको? पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन क्लियर है? शिवानी, मोहित, दीक्षा? यस सर। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन एज डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर एज के आधार पर, उसकी उम्र कितनी है, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का टिकट, यहाँ से मुझे फॉर एग्जांपल मुंबई से नागपुर से मुंबई जाना है, फॉर एग्जांपल टिकट 800 रुपये है नॉर्मल व्यक्ति का, लेकिन वही अगर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसका टिकट आधा लगेगा, या 5 साल का है तो उसका टिकट आधा लगेगा। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मेरे ही बाजू में बैठा हुआ है, लेकिन मेरे को 800 रुपये देना पड़ रहा है, उसको 400 रुपये देना पड़ रहा है। या सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी 40% कंसेशन रहती है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को 800 रुपये देना पड़ रहा है, दूसरे व्यक्ति को 400 रुपये देना पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक प्रकार का भेदभाव है। बट द बेस इज एज, एज के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो रेलवे का टिकट हो गया, या सिनेमा हॉल का टिकट हो गया, या बस का किराया हो गया, ये सब एज के हिसाब से जो टिकट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? एज डिस्क्रिमिनेशन। देन लोकल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वस्तु लोकल मार्केट में आपको कम रेट में मिलेगी, वही वस्तु दूसरे मार्केट में जब जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको सैफ्रॉन का एग्जांपल दिया था, तो अगर वहाँ पर लोकल मार्केट में आपको पता है कि ओरिजिनल सैफ्रॉन
कहाँ मिलता है, वहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो उसका रेट आपको बहुत कम रहेगा। कोई ओरिजिनल सैफरॉन अगर आप आपकी सिटी में खरीदने जाओगे तो उसका रेट डबल तिबल हो जाएगा। सो चीज़ वही है, कमोडिटी वही है, लेकिन उसका लोकेलिटी के हिसाब से उसका जो प्राइसिंग है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एरिया, तो दैट इज कॉल्ड एज लोकल डिस्क्रिमिनेशन। देन द यूज डिस्क्रिमिनेशन, जिसको ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी हम घर के लिए, घर में भी इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न के लिए, पंखों के लिए, एसी के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, ये हमारा डोमेस्टिक इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी का है। एक तो ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है, पानी देने, पंप लगाने के लिए, पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी होता है, या उसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए भी होता है, मशीनें चलने के लिए भी होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ही कमोडिटी है, उसका इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो डोमेस्टिक का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर का कम होता है, इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो किसान हैं उनकी हालत ख़राब होती है, तो उनके लिए जो एक यूनिट का जो रेट होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। इंडस्ट्री के लिए भी कम होता है, क्योंकि इंडस्ट्री चलना ज़रूरी है, वहाँ पे लोगों को काम मिलता है, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो घर में डोमेस्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, इसलिए थोड़े से रेट्स डोमेस्टिक के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चीज़ एक ही है, लेकिन एक यूनिट का जो बिल आता है, एक यूनिट की अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक यूनिट का डोमेस्टिक का रेट अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, और इंडस्ट्री का अलग है। सो इट इज़ ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम यूज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ अलग अलग जगह पर हो रहा है। घर के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा रेट, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम उसका एक यूनिट का बिल रहता है। देन एक साइज डिस्क्रिमिनेशन, जो आप सभी को पता है, साइज डिस्क्रिमिनेशन, जो जब भी हम बल्क में अगर कोई बड़ी मात्रा में कोई वस्तु खरीदते हैं, तो जब भी हम कोई वस्तु बल्क में या बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो वहाँ पर उसका जो रेट होता है वो रेट क्या होता है, कम होता है ना। जैसे सब्जी हम खरीदने जाएंगे कॉटन मार्केट से तो उसका रेट थोड़ा सा कम होता है, या कोई भी कमोडिटी जब हम बल्क में खरीदते हैं, होलसेल मार्केट से खरीदते हैं तो उसका जो रेट होता है वो कम होता है। वही अगर रिटेल मार्केट में हम खरीदते हैं उसको तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो these are all the various forms of discrimination। इतने प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिस्क्रिमिनेशन होता है। एज डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर उम्र के एज के हिसाब से भेदभाव किया जाता है प्राइस में। लोकल डिस्क्रिमिनेशन, एरिया के हिसाब से। यूज डिस्क्रिमिनेशन एंड साइज डिस्क्रिमिनेशन। इतने प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। क्लियर है इतना सबको? सर यूज डिस्क्रिमिनेशन फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ, यूज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वस्तु का हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम घर के लिए भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, और इंडस्ट्री के लिए भी होता है, मशीनें वगैरह चलने के लिए। तो उसका जो एक यूनिट का जो बिल आता है वो एक यूनिट के बिल के रेट अलग अलग है। हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। तो बिल का एक यूनिट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक यूनिट, वो इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही चीज़ है ना, लेकिन उसका बिल अलग अलग है। अच्छा। सो हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उस पर उसका बिल डिपेंड करता है। सो दिस इज यूज डिस्क्रिमिनेशन। इसको ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, यूज को ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। इतना क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने मोनोपोली की मीनिंग देख लिया, मोनोपोली के फीचर्स देख लिया, बाद में हमने टाइप्स ऑफ मोनोपोली देख लिया, एंड थोड़ा सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। क्लियर है इतना आज के लेक्चर में? किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोपोली के जो इक्विलिब्रियम है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।